पहले जो बीए थी 1972 तक मैंने यहाँ से की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट था। तभी से मैं राजनीति में आ गया था, स्टूडेंट राजनीति में। मेरी एमए हिस्ट्री और एमए पॉलिटिकल साइंस है, साथ में लॉ मैंने 1982 में 81 में थानेसर से। यहाँ पर जब मैं स्टूडेंट था तो एक KUSA हमने बनाई थी और PUSA बनाई थी पटियाला के अंदर। क्योंकि शुरू से ही आपके ऊपर एक भाजपा नेता का, भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है। जब मैं 10वीं में पढ़ा करता था, मुझे हर थ्रू आउट इंडिया के अंदर जितने भी CM और गवर्नर थे सबका नाम याद थे। तो मतलब शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई? नहीं, उससे पहले कांग्रेस थी। कांग्रेस ओ जो हम बिल्कुल छोटा सा था, मुझे राजनीति का मालूम ही नहीं था। कांग्रेस से टूट के बनी थी। तो आपातकाल में आपकी क्या भूमिका रही थी? आपातकाल में मैंने आपको बताया 1975 में मैं लेक्चरर लग गया था जी। परंतु मुझे देश के अंदर इंटरेस्ट था, यहाँ के लोगों में इंटरेस्ट था। मैं जब भी कुरुक्षेत्र में आया करता था, RSS के लोग मुझे साथ ले जाते, मेरे से पर्चे बंटवाया करते। मुझे उस वक्त ये भी मालूम नहीं था भी इसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा। भाजपा नेता, भाजपा ही कृष्ण है, कृष्ण ही भाजपा है, उस नाम से आपको जाना जाता है। कानपुर जब हम सारे लोग पहुंचे तो हमें वहाँ पुलिस ने घेर लिया था। सबसे पहले उन्हें मैं पकड़ा गया था, उसके बाद मेरे साथ के सब साथी पकड़े गए थे। परंतु मेरे को एक जुनून था भी मैंने मंदिर तक जरूर पहुंचना है। आरक्षण के टाइम आंदोलन था, और भी बड़े आंदोलन थे, उनमें भी आप लगातार सक्रिय रहे। हम बड़े जुनूनी थे। मेरे साथ यहाँ पे एक चंद्र अरोड़ा है, फतेहचंद गांधी है, मतलब हम उन दिनों ट्रकों में जाते थे जी। अगर आपकी बात करें, आप उस दौर में किन नेताओं से प्रभावित रहे, किन नेताओं के संपर्क में रहे? उन दिनों मैं अटल जी के संपर्क में रहा, आडवाणी जी के रहा, सुषमा स्वराज जी मेरी बहन की तरह थी। आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो कुरुक्षेत्र की जनता की ऐसी मुख्य समस्याएं, मुख्य मांगे क्या है, ताकि जनता तभी आपको वोट डालेगी ना? देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर समस्याएं हैं। ये लोग कहते हैं हमने शहर का विकास कर दिया। शहर का क्या विकास किया बताओ आप? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की इसी धरा पर मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का अजर अमर संदेश दिया हुआ था, जो आज पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। आज उसी कुरुक्षेत्र की धरा पर हम बात कर रहे हैं कृष्ण से। कृष्ण जो कुरुक्षेत्र की राजनीति में, सामाजिक ताने बाने में, सांस्कृतिक ताने बाने में कोई नया नाम नहीं है, दशकों पुराना नाम है। मुझे नहीं लगता कि कुरुक्षेत्र में रहने वाला कोई भी शख्स, कोई भी इंसान कृष्ण बजाज के नाम को ना जानता हो, उनका नाम ना सुना हो। उनसे भले ही कुछ लोग नहीं मिले होंगे, जो वर्तमान जनरेशन है, जिन्होंने पहली बार वोट लोकसभा चुनाव में डाली होगी, जो शायद कृष्ण बजाज जी के को कभी पर्सनली ना मिले हों, उनकी आवाज़ ना सुनी हो, लेकिन उनका नाम जरूर सुना होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण बजाज। कृष्ण बजाज पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में है। चर्चा उनके थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ने को लेकर है। कृष्ण बजाज चुनाव लड़ेंगे, किस प्रकार लड़ेंगे, इस बात को लेकर आज हम उनके साथ चर्चा करने के लिए उनके संस्थान में पहुंचे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश वधवा जी, मैं आपका मेरे निवास स्थान पर आने पे स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। कृष्ण जी, आप मुझे याद है कि मैं बचपन से, मैं भी जब से कुरुक्षेत्र में हूँ, लगातार आपको देखता आया हूँ। आपकी हर एक्टिविटी को मैंने नजदीक से देखा है। जितने भी यहाँ आंदोलन हुए हैं, चाहे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं, आप लगातार सक्रिय रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, खासकर जो नई जनरेशन है, जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 21 साल है, जिन्होंने आपका नाम तो सुना है लेकिन शायद आपका चेहरा नहीं देखा होगा, आपकी आवाज़ नहीं सुनी होगी, उनको आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता होगा। अगर आप बात, मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा, अगर मैं बात कृष्ण बजाज जी के कुरुक्षेत्र कनेक्शन की करूँ, तो कुरुक्षेत्र में आप शुरू से ही हैं या आपका आगमन कुरुक्षेत्र में किसी अन्य शहर से हुआ? मेरे माँ बाप 1948 में थानेसर में आ गए थे। कुरुक्षेत्र के अंदर एक खातापुर मोहल्ला है जी, जहां मेरा जन्म हुआ। जो मेरी एजुकेशन है यहाँ की की सारी, पहले जो बीए थी 1972 तक मैंने यहाँ से की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और मैं जब स्टूडेंट था तभी से मैं राजनीति में आ गया था, स्टूडेंट राजनीति में जी। उसके बाद मेरी जो दूसरी पृष्ठभूमि है वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की है। 1973-74 में मैंने वहीं से एमए की थी। उसके बाद मैं मानसा, एक शहर है पंजाब के अंदर, वहाँ नेहरू मेमोरियल कॉलेज में लेक्चरर लग गया था। फिर वहां से छोड़कर मैं GMN कॉलेज अम्बाला कैंट आ गया था।
उसके बाद आके फिर मैंने यहाँ पॉलिटिकल साइंस में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया था। मेरी एमए हिस्ट्री और एमए पॉलिटिकल साइंस है, साथ में लॉ मैंने 1981 में थाने से की थी। अगर राजनीति की बात जैसे आपने की, तो मतलब ये मान के चले कि राजनीति की शुरुआत छात्र संघ के दौरान जो चुनाव हुए थे उसमें भी कहीं आपने पार्टिसिपेट किया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में? छात्र संघ के चुनाव भी मैं अपने नाम से, मेरे नाम से लड़े जाते थे। यहाँ पर जब मैं स्टूडेंट था तो एक KUSA हमने बनाई थी और PUSA बनाई थी पटियाला के अंदर। KUSA हर वर्ष यहाँ पे चुनाव लड़ती थी। उसके अंदर क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे ना वो अलग अलग तरह की राजनीति करते थे। कुछ लोग तो ऐसे थे वो राजनीति करते थे भी मैं फलानी कास्ट हूँ, मैं फलानी कास्ट हूँ। कुछ ये करते हम फलाने एरिए के, मैं ये राजनीति करता है, मेरे साथ सारे अच्छे लोग। अगर कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा की राजनीति की बात करें, उस राजनीति में आपका प्रवेश कब हुआ था? क्योंकि शुरू से ही आपके ऊपर एक भाजपा नेता का, भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है। जब मैं बिल्कुल छोटा सा था मैं तब से राजनीति के अंदर इंटरेस्टेड था। जब मैं 10वीं में पढ़ा करता था मुझे हर थ्रू आउट इंडिया के अंदर जितने भी CM और गवर्नर थे सबका नाम याद थे। ये मेरे ना इंटरेस्ट था, मतलब ब्लड में था बिल्कुल। और जो छात्र राजनीति के अंदर भी मैंने उसके बाद यूनिवर्सिटी कोर्ट का ही चुनाव लड़ा था, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट के बराबर है। मैं उसके अंदर जितनी मैंने वोट ली थी या जिससे मैंने विड्रॉ किया था, हमारे दूसरे ग्रुप के पास उतनी वोट भी नहीं आई थी। और आप सक्रिय राजनीति में जब बात कर रहे हो तो मुझे तो ये नहीं ध्यान मैंने कब वोट दिया। तो मतलब शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई? नहीं, उससे पहले कांग्रेस ओ थी। कांग्रेस ओ जो हम बिल्कुल छोटा सा था, मुझे राजनीति का मालूम ही नहीं था। कांग्रेस से टूट के बनी थी, हम वैसे झंडे उठा के उनके पीछे फिरा करते थे। तब मुझे राजनीति की सुध बुध नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में मैं आप समझो 1977 के अंदर जो जनता पार्टी बनी, मैं लेक्चरशिप से रिजाइन देकर आ गया था। तो उस वक्त मैंने इनके अंदर बहुत इंटरेस्ट लिया। जब इमरजेंसी थी तो मैं यहाँ लोगों को जाके उनके ना कुछ न कुछ बांटा करता था। आपातकाल की बात की आपने, आपातकाल अभी कुछ दिन पहले ही आपातकाल का दिन जो है पूरे भाजपा ने पूरे देश भर में उस दिन पर कार्यक्रम आयोजित किए थे। तो आपातकाल में आपकी क्या भूमिका रही थी? आपातकाल में मैंने आपको बताया 1975 में मैं लेक्चरर लग गया था जी। परंतु मुझे देश के अंदर इंटरेस्ट था, यहाँ के लोगों में इंटरेस्ट था। मैं जब भी कुरुक्षेत्र में आया करता था RSS के लोग मुझे साथ ले जाते, मेरे से पर्चे बंटवाया करते। मुझे उस वक्त ये भी मालूम नहीं था भी इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और मैं आपके साथ एक और छोटी बात करूं, मैंने जो आपको कांग्रेस ओ की बात कही, जी जी, उस वक्त मेरी उम्र सारी 13 या 14 वर्ष की थी। मतलब राजनीति की इतनी समझ नहीं थी। तभी मैंने कहा ना कि कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण बजाज का नाम जाना जाता है, भाजपा नेता, भाजपा ही कृष्ण है, कृष्ण ही भाजपा है, उस नाम से आपको जाना जाता है। तभी मैंने पूछा था कि भाजपा में जो शुरुआत थी, जैसे आपने आपातकाल में बताया, एक उसके साथ साथ अयोध्या जो मंदिर वाला मुद्दा है, वो उसमें भी आपकी बड़ी सक्रिय भूमिका शहर में चर्चा में, कि कृष्ण बजाज ने उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? मैं आपको उसके बारे में जरूर बतलाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह की सरकार थी। थ्रू आउट इंडिया से वहां पे लोग जा रहे थे। हमारे यहाँ से भी 117 लोगों का एक जत्था गया था कुरुक्षेत्र से, जो यहाँ से जाके पहले अंबाला ठहरा था। अंबाला से हम कानपुर गए थे जी। कानपुर जब हम सारे लोग पहुंचे तो हमें वहां पुलिस ने घेर लिया था। सबसे पहले उनमें मैं पकड़ा गया था, उसके बाद मेरे साथ के सब साथी पकड़े गए थे। परंतु मेरे को एक जुनून था भी मैंने मंदिर तक जरूर पहुंचना है। और उन दिनों मेरे को बेल्ट लगी हुई थी, मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था तूने चलना नहीं है, पर जुनून था, जिद थी, मैं वहां पहुंच गया। उसके बाद जब 117 लोग पकड़े गए तो हम 3 भाई थे, मेरे से बड़ा भी मेरे से छोटा। तीनों भाई गए थे मेरे साथ थे 14 लोग और जो हमारे साथ थे, जो यहाँ से हम निकलकर अयोध्या तक 7 दिन में पैदल पहुंचे थे जी। और उसमें बड़ा आनंद आया था जब हम वहां जा रहे थे। तो वहां जो उस समय संघर्ष हुआ, दंगे फसाद हुए, लाठीचार्ज हुआ, कहीं उसका शिकार आप लोग भी हुए? मैं उसको आपको 2 उदाहरण दूंगा। जब हम सबसे पहले अयोध्या पहुंचे तो उससे पहले बैरिकेडिंग थी, वहां पुलिस ने थोड़ा बहुत लाठीचार्ज किया था। उसके बाद हम वहां से खाकी अखाड़ा था, वहां पर जाके हम ठहर गए थे। और उन दिनों स्वामी ज्ञानानंद जी भी वहीं थे जी। मतलब मैं इनके संपर्क में तभी आ गया था। तो खाकी अखाड़े में ठहरे हुए तो हम रोज कीर्तन करके ना जाया करते। वहाँ की बड़ी संकरी छोटी छोटी गलियां थी, जैसे हमारे यहाँ मेन बाजार से इससे भी छोटी छोटी।
तो एक दिन कावलो भी हमने मंदिर के ऊपर जाना है, हम सारे निकल पड़े। मंदिर के अंदर छोटी मोटी तोड़ा फोड़ी भी हुई। मेरे साथ उस वक्त यहाँ से 2 बच्चे गए थे। एक तो जेब कतरा था, मैं उस वक्त वकील था, प्रैक्टिस करता था। दूसरा चोर था, मैंने उनकी बाई चांस उसी जमानत कराई थी। वो कहने लगे बाबूजी हम भी साथ चलेंगे। वो मुल्तानी बोलते थे तो मेरे को कहने लगे बाबूजी खिड़की बनना चाह, कोई पकड़े से तक होना। मतलब उन लोगों को भी नेक राह पर ले गए, लेके गए। जी। अच्छा 3-4 लोग थे जो मुझसे मजदूरी करते थे, उनमें 2-3 का तो पता नहीं, उस 17 में से 14 अब भी मेरे पास यहाँ आते हैं। उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। पर जब सेकंड टाइम हमें गए भी हमने अब मंदिर की तरफ कूच करना है, तो उस वक्त मुलायम सिंह सरकार ने वहां पे ITBP लगवाई हुई थी। हम अपनी धुन में जा रहे थे, हमें ये नहीं पता लगा कब वहां उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उस शिकार आप भी लोग भी हुए? हाँ सुनो, उससे पहले उन्होंने आंसू गैस के गोले बहुत छोड़े। अच्छा मैं स्टूडेंट लाइफ से हमें बड़ा एक्सपीरियंस था। हमने वहीं पे ना पानी की वो जैसे होजी सी नहीं होती, उसमें कट्टे घेर लिए थे। हमारी डायरेक्शन पे आता था, या तो हम हाथ से उठा के घेर देते थे या उसके ऊपर कट्टा घेर देते थे, उसका असर प्रभाव ना हो। हाँ। पर उन्होंने जब देखा ये हमारे हाथ में ऐसे नहीं आते, तो उन्होंने फिर हमारे पे अच्छी तरह लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई। मैं बेहोश हो गया, मुझे पता नहीं लगा। मेरे साथ को सोचा भी कृष्ण बजाज को परमात्मा को प्यारा हो गया। मेरे को वहां पे बस्ती वाले उठा के ले गए। मुझे 36 घंटे या 32 घंटे बाद होश आया होगा, तो मैंने देखा मेरे जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था। मैं ये कैसे हो गया, और बड़ी स्मेल आ रही थी शराब की। उन्होंने मुझे कहा, जब मेरे को देखा वो बड़े खुश हुए। तो मैंने कहा यार ये तुमने मेरे साथ क्या किया? वो कहते हैं हमारे पास दवाई तो थी नहीं बाबूजी, आपके जख्म बहुत थे। वो जख्म शराब से मतलब उन्होंने उसको ठीक करने साफ किए गए। उसके बाद में फिर वहां से वापिस आया। सर आपने आपातकाल की बात की, राम मंदिर के विषय पर बात की, तो मतलब ये तो रहा कि इन 2 विषयों में जो भाजपा से जुड़े थे, संघ से जुड़े थे, आपका उनसे जुड़ाव रहा, यानी सीधे तौर पर आप उस पूरी पृष्ठभूमि से जुड़े हैं जिसे भाजपा, संघ, RSS कहा जाता है। उसके अलावा शहर में उसके बाद भी बहुत से आंदोलन हुए थे। आरक्षण के टाइम आंदोलन था, और भी बड़े आंदोलन थे, उनमें भी आप लगातार सक्रिय रहे। मैं आपको 2-4 इंसिडेंट दूंगा जी। 1984 की बात है। पंजाब के अंदर उग्रवाद पूरे जोरों पर, जी आपको भी शायद मालूम है, आप भी राजपुरा से। जी जी। और उस वक्त जो उग्रवाद था सबसे ज्यादा था तरन तारण में, ढोटिया में, लालपुरा में, नौशहरा पनवा में, मेहता चौक में, जो बॉर्डर एरिया था। उस दिनों यहाँ पे लोग बहुत आ रहे थे कुरुक्षेत्र से। अटल जी ने एक कॉल दी थी, हमें यहाँ से दिल्ली बुलाया था। हम बड़े जुनूनी थे। मेरे साथ यहाँ पे एक चंद्र अरोड़ा है, फतेह चंद गांधी है। मतलब हम उन दिनों ट्रकों में जाते थे जी। कोई किसी पे कार नहीं थी, कोई साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, कारें नहीं थी, और 6-6, 7-7 ट्रक भर के ले जाते थे। अग्रवाल धर्मशाला थी यहाँ पे पुरानी, रात को यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते थे, सुबह 4 बजे यहाँ से निकला करते थे। तो अटल जी के साथ साथ थे। सबसे पहला बैरिकेडिंग मैंने तोड़ा था, और इतनी पुलिस थी, और जब हम बैरिकेडिंग तोड़ रहे था मजा बड़ा आया था। फिर ऐसे लगता हमने पता नहीं क्या जंग जीत ली। उसके बाद आप और बात कर रहे हो, थानेसर शहर के अंदर या हरियाणा के अंदर बहुत से मुद्दे आए। हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ पे। इस शहर को कम से कम 100 बार बंद कराया। मैं आपको 2 और इंसिडेंट भी दूंगा। 8 अगस्त 2000 की बात है। यहाँ से एक विधायक थे जो इस बार 11वां चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता था भी शहर के अंदर किसी और की तूती बोले। हम शहर बंद करा रहे थे, उनकी दुकान के आगे से जब दपाए तो वहाँ सारी हमने दुकानें बंद करा दी। उन्होंने अपने गुंडों के साथ और पुलिस प्रोटेक्शन में मेरे ऊपर अटैक किया था। मेरे सर के अंदर अब तक भी मुझे याद है 11 टांके लगे थे। इस तरह के बहुत से इंसिडेंट हुए। एक और इंसिडेंट है रास्ता रोको का, जो देवीलाल ने कॉल दी थी। एक और है रेल रोको का। हमने यहाँ शताब्दी गाड़ी उस वक्त रोक ली थी, जबकि हिम्मत नहीं करता। सिर्फ हम 4 लोग थे। आपने जितने भी आंदोलन बताए, जितने भी संघर्ष बताए, इनमें बड़े नेताओं का भी पूरा रोल रहा, केंद्रीय मंत्रियों का, प्रदेश स्तरीय मंत्रियों का। अगर आपकी बात करें, आप उस दौर में किन नेताओं से प्रभावित रहे, किन नेताओं के संपर्क में रहे? उन दिनों में अटल जी के संपर्क में रहा, अडवाणी जी के रहा,
सुषमा स्वराज जी मेरी बहन की तरह थी। सबसे जो मेरे पूजनीय थे डॉक्टर मंगल सेन थे, उसके बाद प्रोफेसर गणेशी लाल थे, डॉक्टर कमला वर्मा थी, ये चौधरी सूरज भान थे। मैं किस किस को, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको सब नाम नहीं अगर गिना बजाज सकता। साहब राजनीति की बात करें, हमने अब राजनेताओं की बात की है, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में जब चुनाव की बात आती है, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आपने भी काफी चुनाव देखे भी हैं, लड़े भी हैं और लड़वाए भी हैं, तो अगर जो लोग नहीं जानते कृष्ण बजाज के संघर्ष को, अगर वो इस खबर के माध्यम से जानना चाहें कि कृष्ण बजाज जी ने कब कब चुनाव लड़ा, किस किस पार्टी से चुनाव लड़ा और क्या रिजल्ट आए, अगर उसकी बात करें। जब बीजेपी पहला चुनाव लड़ती थी ना, जी मुझे अच्छी तरह याद है 1984 में डॉक्टर कमला वर्मा चुनाव लड़ रही थी। जी हमें मालूम था हम हारेंगे। उनकी टोटल वोट आई थी 42,000। यमुनानगर उस वक्त यहाँ का पार्ट था, कलायत इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं था, कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के अंदर, पर हम इस जुनून से लड़ते नहीं, हम जीतेंगे। उसके बाद दूसरा चुनाव आया जब बीजेपी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, शिव प्रताप बजाज ने लड़ा था यमुनानगर। हाँ, उस वक्त उनकी बात 93 या 94,000 वोट आई थी। उसके बाद आप चुनाव की बात करते हो, अलायंस के अंदर जब 1995 के अंदर ओम प्रकाश जिंदल, 96 में ओम प्रकाश जिंदल ने चुनाव लड़ा, तो उसका इलेक्शन इंचार्ज मैं था। लाडवा और थानेश्वर कॉन्स्टिट्यूंसी उसको इकट्ठे हुआ करती है, बड़ी बदरपुर से इकट्ठा गठबंधन में चुनाव लड़ा था, हरियाणा विकास पार्टी, उसका इंचार्ज ही मैं था। मतलब ये चुनाव बहुत से लड़े, जो खुद लड़े उम्मीदवार के तौर पर, आप सुनो, उम्मीदवार के तौर पर कृष्ण बजाज जी ने। उसके बाद मैं बदलाऊंगा। जब हम चुनाव में जाते थे ना, हमारे को अपने में से बदबू आती थी, इतनी मेहनत किया करते थे, हार जीत अपनी जगह थे, लोगों को ढोया, पार्टी के लिए ढोया, और हाँ, ये भी पता था पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है, तब भी उस पार्टी में बंधे रहे। तो क्या भाजपा कैंडिडेट उतारते नहीं थे यहाँ? आप मेरी एक जैसे अगर आप दिल की बात सुनना चाहते हो, सारी सुन लीजिए ना। जब मैं यहाँ स्टूडेंट था, मेरा बहुत बड़ा कद था, सारे हरियाणा उस वक्त यहाँ डायरेक्ट चुनाव हुआ करते थे, बहुत से लोग चुनाव लड़ते थे, बहुत से हारते थे। मैं इनमें से कितने पॉलिटिशियंस का आपको मैं नाम नहीं ले सकता, फिर किसी के लेक्चर शॉर्ट होते थे और बहुत से काम होते थे, हम कराया करते थे। जी सर। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स को भी चुनाव लड़ाए, और जिसके साथ मैं खड़ा होता तो मैं हारने नहीं देता था। अगर आपके बतौर उम्मीदवार कृष्ण बजाज की बात करें, कृष्ण बजाज जी ने खुद कितने चुनाव लड़े? मैंने 2009 में यहाँ से बीजेपी से चुनाव लड़ा था। उस वक्त मेरी किसी प्रकार की तैयारी नहीं थी, पार्टी ने मुझे आदेश दिया तुमने चुनाव लड़ना है, मैंने चुनाव। उससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा था आजाद? हाँ, मैंने 1987 में लड़ा था, जब मैं बिल्कुल यंग था। मतलब 2 चुनाव आपने लड़े हैं विधानसभा के, जी। एक आजाद उम्मीदवार के रूप में और एक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2009 में। तो बजाज साहब, जैसे अभी तक हमने जितनी बात की है, आप हर संघर्ष में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। 2009 में आप भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, तब चुनाव लड़े जब भाजपा का इतना जनाधार प्रदेश में नहीं था। 2014 में जब मोदी लहर थी, गुजरात मॉडल पूरे देश में गूंज रहा था, चर्चा का विषय बना हुआ था, तब पार्टी ने आपकी अनदेखी क्यों की? क्या वजह रही कि कृष्ण बजाज जब 2009 में कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता तब आपको टिकट दी, 2014 में जब आप इतने पुराने भाजपा के मतलब साथी रहे तब आपको अनदेखी क्यों की गई? क्या वजह रही? मैं आपको 2009 की भी बात बतला दूं। जब मैंने 2009 में चुनाव लड़ा, मैं ये नहीं कहता भाई पार्टी में क्या था या क्या कुछ नहीं था, मेरे में क्या था, क्योंकि मेरे साथ के जितने मेरे साथी थे वो कहीं ना कहीं जुड़ गए थे। 15 दिन में कोई चुनाव के लिए हाँ नहीं करता। और 2014 की आप बात करो, पार्टी ने पता नहीं क्या सोचा, मुझे टिकट क्यों नहीं दिया, बाकी कुछ अंदर की बातें होती हैं जो मैं बोल नहीं सकता। 2014 में चलो किसी कारणवश चुनाव आप नहीं लड़े, पार्टी ने टिकट नहीं दी। 14 से लेकर 24 तक ये जो 10 साल बीते हैं, दोनों बार भाजपा की सरकार रही, केंद्र में तो अब तीसरी बार सरकार आ चुकी है, और हरियाणा में अब भी भाजपा दावा कर रही है कि तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। कृष्ण बजाज जी के बारे में अब एक ये शहर में चर्चा रहती है कि 2014 में किसी कारणवश नहीं आप मैदान में उतरे, 19 में आपकी फिर चर्चा हुई कि आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी मौके पे आप फिर सामने नहीं आए, चुनाव आपने नहीं लड़ा। 2024 में अब एक बार फिर से कुछ दिन पहले से अब चर्चा शुरू हो गई है। आपने कुछ दिन पहले शायद इसी ग्राउंड में ही एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां आपके समर्थक
जिनमें भाजपा के भी काफी लोग शामिल थे, आपको चुनाव लड़ाने की घोषणा की गई थी। तो अब क्या तैयारी है? क्या कृष्ण बजाज अब की बार चुनाव लड़ेंगे या अब की बार भी पहले की तरह सिर्फ लड़ने की बात करेंगे लेकिन नहीं लड़ेंगे? इतिहास को क्यों याद रखा जाता है? मतलब आप मुझे पिछला इतिहास क्यों बतला रहे हो? इसलिए बतला रहे हो ना, उनसे को कुछ सीखा जाए। मैंने उस इतिहास से बड़ा कुछ सीख लिया है, आप इसी में समझ आओ, आगे मैं क्या करूंगा। मतलब अब की बार हम माने कि कृष्ण बजाज अंगद के पैर की तरह खड़े दिखाई देंगे, अड़े दिखाई देंगे, या फिर कहीं कोई फिर दबाव आ जाएगा, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक? आपने अंगद के पांव की बात की है ना जी। मुझे ये अनिल विज का चुनाव याद आ गया। डॉक्टर मंगल सेन जिंदा हुआ करते थे, जी। स्टेट के डिप्टी सीएम थे। जी। सुषमा जी ने ये विधानसभा अंबाला कैंट छोड़ी थी, वो राज्यसभा में दिल्ली चली गई थी, उनकी जगह चुनाव होना था। जी। डॉक्टर साहब अनिल विज के लिए दिल्ली गए थे हाई कमांड के पास, वहां पे 2-3 और नाम चल रहे थे, तो डॉक्टर साहब उनका नाम लेके यहाँ आ गए थे। मैं उन दिनों बीमार था तो मेरे निवास स्थान पे आए। उन दिनों वो 3 साल के बाद ना सीढ़ियाँ चढ़े थे, ऊपर आए, मेरे को कहने लगे कृष्ण लाल, मैं 3 साल बाद ना पंजाबी बोलते थे, जी। 3 साल मगरों ना सीढ़ियाँ चढ़िया। मैंने उनको पैरों को हाथ लगाया, बैठ गए। कहते कोई मेरा फोन तो नहीं आया, उन दिनों मोबाइल नहीं होता, लैंडलाइन हुआ करता। तो मैं कहा कहाँ से आना था? उन्होंने कहा 11 शौका रोड के बीजेपी वहां से आना था। तो मैं कहा क्यों, क्या बात होगी? कहते मैं थे ना उत्थे अंगद दा पैर जुमा के आ गया बीजेपी दे हाई कमांड को। मैं कहा की मतलब? कहना मैं उत्थे क्या किया भाई, अनिल विज चुनाव लड़ेगा इतों। तो इतने वहां घंटी बजी, अडवाणी जी दूसरी तरफ से, उन्होंने इसको कहा जैसे आपने कहा था, मैंने वैसे कर दिया। मतलब अब की बार वो अंगद का पैर जो है वो थानेसर विधानसभा में। अब मैंने अभी आपको क्या कहा, इतिहास के बारे में बात की है ना। जी जी। इतिहास क्यों लिखा जाता है? बजाज साहब, जितने भी अब तक थानेसर विधानसभा में चुनाव हुए हैं, जहां से आपका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ, थानेसर से शुरू हुआ, थानेसर में एक बार आपने फिर से ताल ठोकी है, तो राजनीति में बहुत परिवर्तन आया है, वोटरों की संख्या में भी बड़ा परिवर्तन आया है, जातिगत समीकरण भी बदले हैं। तो क्या लगता है कि अगर अब थानेसर में कृष्ण बजाज चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनकी जीत का आधार रहेगा? मेरे लिए गरीब आदमी जीत का आधार होगा, जो जिसको कोई नहीं पूछता। जी। आपने कभी देवी पूजक का नाम सुना है? जी। कभी नायक का नाम सुना है? कभी पासी का नाम सुना है? कभी शाक्य का नाम सुना है? कभी शोरगिर के बारे में सोचा है? बदलाव ये ऐसे ऐसे जो वोट बैंक है, जो बड़े छोटे छोटे, कभी और राजपूत का सुना है? कभी शनिचर ब्राह्मण का सुना है? ये एक छोटी छोटी ऐसे समूह हैं जो इस इलाके में बहुत बैठे हैं, लोग हैं, जिनको कोई नहीं पूछता। आप भी अगर शहर में चारों तरफ देखो तो यहाँ 17 बस्तियां हैं। बजाज साहब, जितने भी आपने कास्टों के, समुदाय के नाम लिए, मेरा ही मानना है कि नेता सर्व समाज का होता है। जीत के लिए सारे समाज को, सभी जातियों को, हर वर्ग को साथ लेकर चलना पड़ता है। कुरुक्षेत्र थानेसर विधानसभा में ऐसा ही दृश्य है। अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग समाज हैं, अलग अलग वोट बैंक हैं, उन सबको कैसे साथ लेकर चलेंगे? मैंने आपको ये कब कहा भी सारी जातियां हैं, समाज मेरे साथ नहीं? मैंने तो आपको उन पिछड़े हुए लोगों की बात की जिन्हें कोई जानता ही नहीं। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप बता दो देवी पूजक कौन है, पासी कौन है, मंडल कौन है, ठीक है ना। अगर बजाज साहब से अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, इस लोकसभा चुनाव के परिणाम में जो 5-5 सीटें मिली हैं, उससे एक चीज ये भी सामने है कि जो अनुसूचित वर्ग है, जाट समाज है, कुछ काफी ऐसे समाज हैं जिन्होंने खुलकर भाजपा के खिलाफ मतदान किया है। लेकिन समाज में आपकी पकड़ है, थानेसर विधानसभा में आपकी पकड़ है, तो क्या लगता है कि वो जो समाज जो भाजपा के खिलाफ चल रहा है वो आपके साथ चलेगा? नहीं, वो ना देखिए, कुछ लोगों के विरोध में नेगेटिविटी है जी। जिससे 10 साल से हमारी सेंटर में सरकार थी जी, हरियाणा में सरकार है, वो नाराजगी थी लोगों की। एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या कृष्ण बजाज भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपके ऊपर शुरू से टैगलाइन भाजपा का लगा है। अब अगर भाजपा किसी कारणवश टिकट नहीं देती, क्योंकि आपने दावा भाजपा की टिकट पे किया है, तो क्या तब भी कृष्ण बजाज चुनाव लड़ेंगे?
भाजपा ही कृष्ण बजाज है यहाँ पे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। लाडवा के पास एक छानो गांव है, जी कभी सुना है आपने? छानो जी छोटा सा गांव है जी, यहाँ पर 90-95% कश्यप राजपूत रहते हैं। ठीक है। 2004 का चुनाव था। गुरदयाल सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के टिकट पे। वहां पर किसी व्यक्ति ने जाके पूछा, वहाँ बीजेपी के जो झंडे लगे हुए थे, अरे भाई वो किसके झंडे हैं? उन्हें पता है क्या जवाब दिया था? ये कृष्ण बजाज के झंडे हैं। उनको तो भाजपा का नाम ही नहीं मालूम था। असली भाजपा तो हम है। एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे भाजपा के टिकट पर आपने दावा ठोका है, कुछ लोग और भी चेहरे हैं, मदन मोहन छावड़ा भी दावा कर रहे हैं, आपने भी दावा किया है, बहुत से चेहरे ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं अंदर खाते तैयारी कर रहे होंगे, हाईकमान के संपर्क में होंगे, जनता के बीच में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि 2 बार यहाँ से विधायक सुभाष सुधा रहे हैं, वर्तमान में राज्य मंत्री हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी अनदेखी करके किसी और को टिकट देगी? 2014 तक जो 32 वर्ष का संघर्ष था जी, पार्टी के नाम से कृष्ण बजाज को जाना जाता था। जब मेरे को छोड़ सकते हो तो अगले 10 वर्ष की आप क्यों सोचते हो? न मालूम कौन आ जाए। तो कहीं लगता है कि थानेसर की जनता बदलाव चाहती है? ये आप ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। नहीं, आप भी पब्लिक के बीच में रहते नहीं, हैं। आपको ज्यादा पता लगता है ना। तो अब अगर हम बात को सम अप करें, वाइंड अप करें, तो आज हमने बात की, कुछ दिन पहले आपने यहाँ बैठक की, समर्थकों के लगातार संपर्क में हैं, आप पे भी चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। तो अगली रणनीति क्या रहेगी थानेसर विधानसभा की जनता की, आप मुझे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में? मैं उस दिन की, आप मुझे जो बैठक की बात कर रहे हो ना, उस दिन हम अचानक 10, 20, 50 लोग बैठे थे। उसमें काफी लोग ऐसे भी थे जो भाजपा से जुड़े थे, भाजपा के पदाधिकारी भी रहे हैं, काफी चेहरे ऐसे भी थे। वो बाई चांस अपने आप इकट्ठे होते चले गए। कुछ तो भाजपा के ऐसे जो बड़े पदों पर भी स्थापित हैं और उस बैठक में आपके साथ ही नजर आए थे। नहीं, मैं कौन सा भाजपा में नहीं हूँ क्या? नहीं, जैसे आपने बताया ना, अब ये इसी मैं क्या भाजपा में नहीं हूँ, इसी से एक बात और भी आती है कि कुछ साल पहले आपको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया था, लेकिन आप एक दिन भी वहाँ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में नहीं गए। क्या वजह है कि भाजपा से नाराजगी थी या भाजपा के कुछ चेहरों से नाराजगी थी? आपसे जिसने चर्चा की उससे पूछ लो। नहीं, आप तो आपको सरकार ने दिया था ना, हरियाणा सरकार ने आपको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का सदस्य बनाया। अभी आपको क्या कहा जी? आपको लोगों ने क्या कहा? मैं क्यों नहीं ज्वाइन किया? नहीं, ये तो देखो, आपको जब इतनी बात नहीं, लोगों ने, वो सरकार ने आपको सदस्य बनाया, आप नहीं गए, उसकी क्या वजह थी? मैंने आपको कह तो दिया, वो लोग ही जानते हो कि मैं क्यों नहीं गया। सर, जिस प्रकार आपने अब दावेदारी तो ठोक दी है विधानसभा की चुनाव के लिए, तो ऐसे में कुरुक्षेत्र की जनता की मुख्य मांगे, मुख्य समस्याएं क्या हैं जिन्हें आप प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे? आप मुझे बार बार ये क्यों कह रहे हो भी दावेदारी ठोक दी? जी, क्यों आप दावेदारी तो नहीं, ये दावेदारी चुनाव लड़ने, ये मेरा अधिकार है। इस पार्टी को मैंने अपने खून से और पसीने से जीता पार्टी हुआ ने है। अनदेखा भी तो किया ना आपको। पार्टी ने अनदेखा नहीं किया। 2014 में आपको टिकट नहीं दी, 19 मेरी माँ वही है बीजेपी, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे आ गए। मैंने बजाज साहब इसलिए तो पूछा कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती फिर चुनाव लड़ेंगे। मैंने अभी आपको क्या कहा? आपने फिर अंदर का पैर कहा। मैं अब भी वही कह रहा हूँ आपको। तो मतलब आप चुनाव तो लड़ेंगे ना, चुनाव तो आप लड़ेंगे। अब अगर चुनाव लड़ेंगे तो कुरुक्षेत्र की जनता की ऐसी मुख्य समस्याएं, मुख्य मांगे क्या है, ताकि जनता तभी आपको वोट डालेगी ना। देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर समस्याएं हैं। ये लोग कहते हैं हमने शहर का विकास कर दिया। शहर का क्या विकास किया बताओ आप? कोई सड़क बनने से किसी को रोजगार मिलता है क्या? लाइट लगने से किसी को रोजगार मिलता है? 6-6 साल, 7-7 साल एक सड़क बनाने के अंदर लगा दिए, कहीं 5 साल लगा दिए। लोगों का बिजनेस तबाह हो गया। यहाँ छोटे छोटे बिजनेसमैन थे। इससे पहले चौटाला, अब उसके अशोक अरोड़ा जब यहाँ पे था, उस वक्त यहाँ से 3 प्रोजेक्ट को उठा के ले जाया गया। आपको शायद याद नहीं है, यहाँ पे रिचार्जर लग रहे थे पानी के 400। टांगरी नदी के ऊपर थे, सरस्वती नदी के ऊपर थे, मारकंडा नदी के ऊपर थे। वो एक भी चार्जर यहाँ सिर्फ ब्रह्म सरोवर पे लगा था। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया था इरिगेशन का, जिसका सेक्टर 8 के अंदर नींव भी रख दी गई थी। उसको उठा के वापस कहाँ भेज दिया? पंचकुले भेज दिया। एक यहाँ पे हिरमी का प्रोजेक्ट था ऐसी लेवल का, उसको यहाँ से उठा के बाहर भेज दिया। और नंबर, ये हमारा इलाका धान का कटोरा था। यहाँ पे खेती किसी की होती, धान की होती थी। चारों तरफ क्या थे? शैलर्स थे, और हर शैलर नाम मात्र 80 के लगभग शैलर थे।
हर शहर के अंदर 150 से 200 तक लोग काम करते थे, वो कहाँ गया वो प्रोजेक्ट। हाँ, शहर के अंदर एक चीज बहुत अच्छी तरह पनप रही है इस इलाके के अंदर, क्या? शराब के खुर्दे, चरस, गांजा, अफीम, न जाने यहाँ क्या क्या बिकता है, क्यों बिकता है और इतने खुर्दे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ तो लोगों के पास जीविका भी नहीं है, आप रोजगार की बात कर रहे हो। जो हमारे जीने के लिए जरूरी है ना, वो भी चीज नहीं है। जैसे जैसे अभी आपने खुद कहा कि विकास कहाँ हुआ है, हाँ। ये तो सीधे सीधे आप अपनी ही सरकार पे, भाजपा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, कुरुक्षेत्र में 4500 करोड़ रुपए के विकास के दावे किए जा रहे हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बात रोजगार की होनी चाहिए, बात नशे को खत्म करने की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बात केवल सड़कों की सफाई की बात होती है, बेरोजगारी को दूर करने की बात नहीं होती। अगर कुरुक्षेत्र की जनता आपको विधायक चुनती है तो आप किस प्रकार इस बेरोजगारी को दूर करने में, नशे को खत्म करने में क्या कदम उठाएंगे? मैं ये कोशिश करूंगा छोटे छोटे यूनिट लगे, जिसके अंदर किसी की आमदन जो ना 300 या 400 रुपए हो। ये नहीं हो एक ही आदमी की लाखों रुपए हो। वो जो 300 या 400 रुपए आता है वो मार्केट के अंदर बिकता है। 20,000, 30,000, 25,000 लोगों को ऐसा कोई रोजगार मिल जाए, उससे शहर की प्रोग्रेस होती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं बहुत बढ़िया कोठी बना लेता हूँ, उस पर करोड़ों रुपए इधर से लेके खर्च कर देता हूँ, उसके अंदर बढ़िया से एसी लगा लूंगा, 4-5 LED लगा दूंगा, 2-3 गाड़ियां रख लूंगा, 1-2 वहां पे चौकीदार रख दूंगा, कुक रख दूंगा, ड्राइवर रख दूंगा, पर उसके लिए मेरे को खर्चा तो चाहिए जी। तो अगर ये आप सड़कों और उसकी बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनको मेंटेन कैसे करोगे? अंत में मैं ये आपके पीछे एक ओपी जिंदल पार्क है यहाँ पे जी, इसे जिंदल साहब के नाम से बना दिया गया था। बीच में कुछ ऐसा दौर भी आया, यहाँ पे मेंटेनेंस ही नहीं थी। जी, क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? सरकार नहीं थी इसलिए। नहीं समझते, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। अब शेख चिल्ली के मकबरे के पीछे, हर्षवर्धन पार्क के पीछे आपने जाकर देखो, वहां पे ट्यूबवेल खराब हुआ, कितने दिन नहीं चला। देखो पैसा तो लगता है ना। हमें काफी समस्याएं ऐसी हैं जो अभी बरकरार है, जिनका समाधान होना चाहिए। और वो तो समुद्र की लहरों की तरह हैं, आप जितनी मर्जी समस्याएं सॉल्व करो, आती रहेंगी, उसको आप निपटाते रहो। आने वाले दिनों में कृष्ण बजाज के थानेसर की जनता में सक्रियता किस प्रकार देखने को मिलेगी? मैं जैसे पहले था वैसे ही मैं आज तक सक्रिय रहा हूँ। नहीं, जैसे 100 दिन का समय शेष रह गया चुनाव में लगभग जी, तो ऐसे में अगले 100 दिनों में कृष्ण बजाज की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि विधानसभा तक पहुंचना है? सुनते नहीं, मेरे पीछे ही बहुत मेहनत की हुई है भगवा जी। मैं यहाँ की एक एक, जैसे आप अपने प्रोफेशन को जानते हो ना, मैं 45 साल से लोगों के बीच में हूँ। अगर अंत में कहूँगी थानेसर की जनता को खबरनामा हरियाणा के माध्यम से संदेश देना चाहें तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा, सबसे हम पहले हमारे में इंसानियत जिंदा होना चाहिए जी, उसके बाद हमारे में देशभक्ति होनी चाहिए, उसके बाद कुछ होगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे कृष्ण बजाज, जो कई दशकों से भाजपा की पहचान है, भाजपा के नाम से कृष्ण बजाज, भाजपा के नाम से और भाजपा कृष्ण बजाज के नाम से जानी जाती हैं, जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनावों में थानेसर विधानसभा चुनाव से लड़ने की घोषणा कर दी है। साथ ही स्पष्ट रूप से कह दिया कि अंगद के पैर की तरह पैर जमा दिया है, पार्टी टिकट दे ना दे, लेकिन इस बार थानेसर की जनता के बीच में जाकर अपनी दावेदारी जताऊंगा और चुनाव जीतूंगा और विधानसभा में पहुंचकर कुरुक्षेत्र की विकास और कुरुक्षेत्र की आवाज बनकर कुरुक्षेत्र की समस्याओं का समाधान करूंगा। धन्यवाद।